वेलकम बैक स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने एक्टिव पैसिव लास्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम पढ़ रहे थे। होप सो के जो पढ़ाया है, जो डेली यहाँ से हम आपको कुछ न कुछ सिखा रहे हैं, वो आप घर पे यूज़ कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स के थ्रू या कुछ स्टूडेंट्स के थ्रू हमें ये जानने मिला है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो वीडियो को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं भी आपको एक नोट डाउन डाल दूँ कि आपको इन वीडियो को प्रॉपरली सीरियसली लेना है। मे बी ये जो टॉपिक्स हैं आपको यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं, वो हम दोबारा क्लास में ना भी पढ़ा पाए। तो आपको इन वीडियो को सीरियसली लेना है। इनका जो वर्क यहाँ से दिया जा रहा है वो भी आपको सीरियसली करना है, क्योंकि आपकी वो नोटबुक्स चेक भी होंगी, तो उस चीज़ को आप सीरियसली लें। यस, नेक्स्ट अब हम वापस हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं, एक्टिव पैसिव पे। एक्टिव पैसिव का इंट्रोगेटिव सेक्शन हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट छोड़ा था WH वर्ड पे। हमने 2 एग्जाम्पल्स इसके कर लिए थे। हम अभी फिर से उसके कुछ एग्जाम्पल्स और क्लियर करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। यस, हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, वो है हाउ इज रवि प्रिपेयरिंग टी। यस, अब इसका हम पैसिव बनाते हैं। क्या बनेगा? अकॉर्डिंग टू, मैंने आपको हर वीडियो में यही चीज़ कही कि आपको हर जगह टेंस के जो रूल्स हैं, टेंस के अकॉर्डिंग जो हमने रूल्स पढ़े हैं एक्टिव पैसिव में, सबसे मेन वही है। तो वही चार्ट आपको याद रखना है। तो हाउ का एज इट इज़ हम हाउ लिख देंगे। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING है, तो हम जानते हैं कि इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो हाउ इज टी बीइंग Yes, how is tea being prepared by Ravi? नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो मेरे बनाने से पहले आप लोगों के आंसर बन रहे होंगे। दैट मीन्स आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। Where has Lakshmi lost the purse? Where has Lakshmi lost the purse? पैसिव क्या बनेगा इसका? Where has the purse been losted? Losted by Lakshmi. हम कुछ एग्जाम्पल्स और देख रहे हैं यहाँ पे। हाउ इज गिरधर सॉल्विंग द पजल?
हाउ इज गिरधर सॉल्विंग द पजल? आंसर क्या बनेगा? हाउ द, सॉरी हमने हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया। देखिए अब इस तरह से अगर हम माइनर मिस्टेक करते हैं तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। यस, हाउ इज द पजल बीइंग सॉल्व्ड बाय गिरधर? मैंने हर तरीके से आपको इज एम आर यूज करके, हैज हैव यूज करके, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, हर चीज को यूज करके मैंने आपको सारे सेंटेंसेस बनाकर बता दिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। एक वर्ड हमने इसमें नहीं लिया था, WH वर्ड में हमने एक वर्ड, सॉरी 2 वर्ड थे, हु। आपको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं फिर से लिख देती हूँ, हु और whom। ये 2 वर्ड्स को हमने उसमें इंक्लूड नहीं किया था। जो एग्जाम्पल से बताए थे मैंने वो नहीं बताए थे। क्यों नहीं बताए थे? क्योंकि इनको बनाने का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए हम हु और whom को थोड़ा डिफरेंट वे में पढ़ लेते हैं। अब जो हु वाले जो वर्ड सेंटेंसेस है, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो बाय वर्ड जो हम रेस्ट ऑफ सेंटेंस में पीछे लगा रहे थे वो हम इसमें सबसे आगे यूज करेंगे, और हु जो वर्ड है वो चेंज हो जाएगा whom में। ये जब मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगी तब और भी क्लियर कर दूंगी। प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते ताकि ये स्ट्रक्चर वाला जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ में आ जाए। अब एग्जाम्पल क्या हमारा? हु कॉल्ड गीता, हु कॉल्ड गीता, गीता को किसने बुलाया। अब इसको बनाने के 2 तरीके हैं, लेकिन हम जो इजीएस्ट तरीका है वही यूज करते हैं। मैं सिखा भी आपको वही रही हूं। मैंने क्या कहा था? हु की जगह पर क्या लग जाएगा? बाय whom। तो सबसे पहले जो हम यूज करेंगे वो होगा बाय whom। फिर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब लगेगा इसके अकॉर्डिंग क्या लिख रखा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बाय whom was, अब क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? गीता। बाय whom was गीता called, then क्वेश्चन मार्क। अब इसका जो सेकंड तरीका है वो भी मैं आपको बता देती हूं। जो सेकंड तरीका है वो मैं नीचे अलग पेन से लिख रही हूं ताकि आपको भी ये क्लियर रहे। Who was गीता called by। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपको बनाने में डिफरेंट लगेगा। जो इजीएस्ट तरीका है वो यही है, बाय whom। इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते हैं was। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम ले आते हैं गीता, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म called। बाय whom was गीता called।
तो यहाँ पर हमने अभी तो एक ही एग्जाम्पल आज पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ और प्रेजेंट होंगे और हमारा लास्ट जो टॉपिक बचेगा वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो कोशिश करेंगे कि वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही क्लियर कर लें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास 9, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि लेसन 5 कंटिन्यू चल ही रहा है, उसके पार्ट 8 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको टेम्परेरी स्लाइड की प्रिपरेशन बताई थी, बुक में दिखा हुआ था, सारा कुछ डिटेल में हमने देखा था, कंक्लूजन तक उसको पढ़ लिया था कि टेम्परेरी स्लाइड अगर बनाते हो तो कैसे बनाना, उसका प्रोसीजर लिया था। उसके बाद हमने लिया था कि कंक्लूजन, यानी कि जो सेल्स का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल वैक्यूल होती है, और ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अब मैं जो कंटिन्यू करूँगी, नया टॉपिक है वो थोड़ा सा है ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। एज ऑल द लाइफ प्रोसेसेस आर परफॉर्म्ड अ सिंगल सेल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मीन्स ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम लेते ही आपके दिमाग में आ जाता है अमीबा। जैसे मेन एग्जाम्पल पहले आता है अमीबा। अमीबा जो होता है वो एक सेल से बना होता है। एक सेल से बने हुए अमीबा में जो लाइफ की एक्टिविटीज़ या प्रोसेस होती है वो भी सारी सेम होती है। मतलब ये कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा में जिस सेल से वो फूड को अंदर ले रहा है उसी सेल से वो फूड को डाइजेस्ट करेगा और उसी सेल से फूड को एक्सक्रीट के रूप में, एक्सक्रीट मटेरियल के रूप में इजेशन करेगा, इजेशन। They are often referred as acellular organism without cellular structure। इनको और क्या बोला जा सकता है? acellular organism। acellular, a means absent। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके अंदर विदाउट सेल्यूलर, यानी इनके अंदर सेल या सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। It is interesting to note that unicellular organisms are considered immortal because the cell divides before the death of the organism and ensure the continuity of the protoplasm। It is interesting to note, ये जानना इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सेल कभी भी डेथ नहीं होती। इमॉर्टल का मतलब है नॉट डिकेइंग। इमॉर्टल मीन्स नॉट डिकेइंग। आप यहाँ पेंसिल से लिख दो, इनकी सेल कभी भी मतलब इमॉर्टल यानी कभी भी डिकेइंग या डेड नहीं होती है, हमेशा इमॉर्टल होती है। बिकॉज द सेल डिवाइड बिफोर द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। मतलब ये कि भले एक सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म भी अगर होगा तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वो ख़त्म होने से पहले, बिफोर द डेथ, वो सेल ख़त्म होने से पहले ही क्या कर देती है? अपने प्रोटोप्लाज्म को 2 भाग में डिवाइड करके 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर देती है। जैसे एक अमीबा बना हुआ है, एक अमीबा के अंदर अपने वो स्यूडोपोड जैसे बनाता है खाना खाने के लिए, तो उसी तरह से एक अमीबा से 2 अमीबा इजीली बन सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा यीस्ट के अंदर बर्ड का फॉर्मेशन होता है, और जब एक बर्ड से 2 बर्ड बन के 2 बर्ड सेपरेट हो जाती है तो एक यीस्ट से 2 डॉटर सेल बन जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोटोप्लाज्म, इन सेल के प्रोटोप्लाज्म में इतनी कैपेसिटी होती है कि बिना रिप्रोडक्शन के भी, प्रोटोप्लाज्म वो चीज़ ही वो है जहाँ पर एक लाइफ की कंटिन्यूटी इसकी वजह से चलती रहती है। यानी कि प्रोटोप्लाज्म अगर डिवाइड हो गया तो 2 डॉटर सेल बनेगी। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर जो एक सेल से बना होता है, मल्टी यानी उसके बारे में यहाँ 2 पैराग्राफ दे रखे हैं। इन सम ऑर्गेनिज्म द होल बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल सेल। पूरी बॉडी जब एक सिंगल सेल से डिनोट होती है उसको बोलते हैं यूनि। इन सिंपल वर्ड्स द बॉडी ऑफ सम ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ऑल द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल। यानी सारे एक ऑर्गेनिज्म सेल एक सेल से बना है तो उसकी सारी एक्टिविटी उसी सेल से कंप्लीट होगी। दिस ऑर्गेनिज्म आर नोन एज यूनिसेल्युलर। कॉमन एग्जाम्पल जैसे दे रखा है अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, यीस्ट, क्लेमाइडोमोनास एंड बैक्टीरिया। इन सबके नाम आपने सुन रखे हैं, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये तो सुने ही है कॉमनली। यीस्ट आपने सुना है जो ब्रेड अल्कोहल में यूज़ किया जाता है बनाने में, और क्लेमाइडोमोनास जो है वो ग्रीन एल्गी है, ये एल्गी की एक कैटेगरी है, एल्गी का एक एग्जाम्पल है। और बैक्टीरिया आपको पता है ये सब क्या है? यूनिसेलुलर। प्लाज्मोडियम विच इज़ अ मलेरियल पैरासाइट। प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरियल पैरासाइट, यानी जिससे मलेरिया होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। वो भी किस कैटेगरी में आता है? तो वो भी यूनिसेलुलर में आता है। लेशमानिया, जियार्डिया, एंट अमीबा, ये भी इसके एग्जाम्पल है। तो आप इनकी यूनिसेलुलर की डेफिनेशन लिखना, और यूनिसेलुलर की डेफिनेशन के बाद आप क्या लिखोगे? इन सबके एग्जाम्पल।
Okay, as the name suggests, the body of multicellular organism consists of many cells. अब सेकेंड पैराग्राफ किसका ले रहे हैं हम? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का। वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी मेड अप ऑफ 2 और मैनी मोर सेल, जिनकी बॉडी 2 या 2 से ज़्यादा सेल से बनी होती है, वो कहलाते हैं मल्टीसेल्युलर। फॉर बेटर एफिशिएंसी ऑफ लाइफ प्रोसेस, द सेल्स ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ऑफन गेट डिफ्रेंशिएटेड टू फॉर्म डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स। मतलब ये कि इनकी बॉडी में ग्रुप ऑफ सेल हो जाते हैं। मैंने कहा मल्टी में दो से ज़्यादा सेल होंगे। जब 2 से ज़्यादा सेल होंगे तो ज़्यादा सेल का ग्रुप बन के वो टिश्यू बनाएगा, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम और बॉडी। तो वो चीज़ें क्या हो जाता है कि काम जो होता है एक पर्टिकुलर बॉडी का या ऑर्गेनिज्म का जो वर्क होता है वो डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है कि ये वाला ऑर्गन ब्रीदिंग का काम करेगा, लंग्स हार्ट वाला ऑर्गन जो है वो ब्लड को पंपिंग का काम करेगा, किडनी वाला ऑर्गन है तो वो ब्लड को प्योरीफाई करेगा। तो वो ऐसे सारे काम क्या हो जाते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स ऑर्गन के हिसाब से बट जाते हैं, जिसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यू और ऑर्गन परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन अ बेटर मैनर। मतलब ये कि हर एक टिश्यू का पर्टिकुलर फिक्स वर्क हो जाता है कि ये फंक्शन इसी टिश्यू का होगा। You have studied in cell theory that all cells arises from pre-existing cell. सेल थ्योरी में पढ़ा था जिसको किसने दिया था, प्रपोज किसने किया था? श्लीडन और श्वान, 2 साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बताया कि सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी में उन्होंने फर्स्ट पॉइंट ये दिया था कि सेल्स आर फॉर्म बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब कोई भी सेल अचानक से नहीं बनी, पहले से कोई सेल थी तभी दूसरी सेल बनी। सेल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इट मीन्स सेल डिवीजन इज रेगुलर फंक्शन ऑफ ऑल सेल। मतलब ये कि कैसे एक सेल थी उसमें डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी, तो ये क्या है? एक रेगुलर चलने वाली कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलती रहती है। इट मीन्स सेल डिवीजन इज अ रेगुलर फंक्शन। मोस्ट ऑफ द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर जर्नी ऑफ लाइफ विद अ सिंगल सेल। मैंने एक दिन पहले भी फर्स्ट क्लास में शायद कहा था कि हमारा ओरिजिन कहो या एलिफेंट का कहो या छोटे से अमीबा का कहो, सब ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन बिगिनिंग जहाँ से शुरू होती है लाइफ की, सबसे पहले वहाँ एक ही सेल बनती है। तो हमारे अंदर भी सबसे पहले हमारा जब फॉर्मेशन हुआ तो पहले सबसे पहले एक सेल बनी जिसको हम नाम देते हैं जाइगोट। जाइगोट जिसमें 2 फ्यूजन, मेल और फीमेल 2 गैमिट्स का फ्यूजन होता है, उसके बाद जो सेल बनती है उसको बोलते हैं जाइगोट। दिस इनिशियल सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड्स टू फॉर्म द बॉडी ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मतलब दिस इनिशियल सेल मीन्स जाइगोट सेल। इस जाइगोट सेल में सबसे प्राइमरी एक डिवीजन होगा तो 2 सेल बनेगी, 2 से 4 बनेगी। दिखा है इनिशियल सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड, बार बार डिवाइड होगी टू फॉर्म द बॉडी ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और धीरे धीरे इस तरह से सेल डिवाइड होकर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड देन बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। ऑल एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजाई आर एग्जाम्पल ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है प्लांट और फंजाई। डू यू नो में देख लेते हैं, एक छोटा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मिलियंस ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, सेल ऑफ इंटरनल लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मतलब ये एग्जाम्पल दे रहा है कि एक तो आरबीसी जो कि हमारे ब्लड में होती है, जो ब्लड को रेड पिगमेंट देती है, हीमोग्लोबिन को कैरी करती है, हमारे ब्लड में होता है आरबीसी। और ये दे रखा है एलिमेंट्री कैनाल, हमारा जो फूड का एलिमेंट्री कैनाल होता है माउथ से लेकर ईसोफेगस से लेकर लास्ट एनस, लार्ज इंटेस्टाइन तक, तो वहाँ का पूरा पार्ट जो होता है वो उसके अंदर जितने भी छोटी छोटी सेल्स होती है वो सारी सेल्स और आरबीसी, और उसके साथ ही हमारा जो बॉडी का स्किन का जो डैमेज पार्ट होता है, डेड स्किन होती है, वो सारी सेल्स जो होती है वो रीप्लेस बाय न्यू सेल्स एवरी डे, हर दिन नई बनती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मेंशन कर देना, आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, यानी 120 डेज में ये ख़त्म हो जाती है और फिर बोन मैरो से नई आरबीसीज बनना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ आप मेंशन कर देना, 120 डेज इसका क्या है लाइफ स्पैन। और ये जो डेड सेल होती है तो बहुत हर दिन हटती रहती है, नई नई आती रहती है हमारे स्किन पे, और इंटरनल एलिमेंट्री कैनाल पर इनर सेल जो होती है वो भी नई नई हर दिन बनती जाती है। तो ये क्या है, सेल्स है, जो सेल्स हर दिन क्या होती है, नई से नई बनती जाती है, क्योंकि उनमें डिवीजन हो रहा है। तो ये चीज़ें, डेथ ऑफ अ फ्यू सेल्स मे नॉट बी सीरियस कंसिक्वेंस to the multicellular organism. It must be kept in mind that a multicellular organism is not a mere aggregate of cell, as discussed, or differentiated or specialized cells to perform life processes more efficiently. That means
हर एक सेल का, हर एक टिश्यू का पर्टिकुलर बॉडी में फंक्शन होता है, तो वो उसी टाइप का, क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, तो उन सारे ऑर्गन को एक पर्टिकुलर वर्क दिया जाता है कि ये फंक्शन आपका है। तो ये सारे जो है वो दे रखा है यहाँ पे, स्पेशलाइज सेल टू परफॉर्म लाइफ प्रोसेस। हर एक सेल का एक फंक्शन होता है, इसलिए उसको बोल देते हैं स्पेशलाइज्ड सेल या स्पेशलाइज्ड टिश्यू। दिस डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल इज टर्म्ड एज डिवीजन ऑफ लेबर। हर एक सेल को पर्टिकुलर वर्क या फंक्शन दिया जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर यानी जिसे बोल सकते हो फंक्शन, काम का विभाजन कर देना, बांट देना, काम को बांट देना। डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेल्युलर में क्या डिफरेंस होता है? अ सिंगल सेल फॉर्म्स द बॉडी ऑफ अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिंगल सेल से बनी होगी, मल्टीसेल्युलर की बॉडी मैनी सेल से बनी होगी। नेक्स्ट लेते हैं, इसकी पूरी टेबल बना रखी है, ये आप बुक में से देखो। अब यहाँ पे दे रखा है सेकेंड पॉइंट, ऑल द लाइफ प्रोसेस आर परफॉर्म्ड बाय दैट सिंगल सेल ओनली। इसकी वही बात बताई, जैसे एक अमीबा होगा तो वो फूड जिस सेल से लेगा उसी सेल से वो अपना फूड इजेस्ट करेगा, बाहर निकलेगा। तो ये बोल रहा है कि जिस एक सेल से सारी एक्टिविटी उसकी पूरी हो जाती है। डिवीजन ऑफ लेबर इज़ नॉट एग्जिबिटेड ऑफ सेल्यूलर लेवल। अगर उसमें ज़्यादा सेल ही नहीं है तो काम बांटने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है वो एक ही सेल सारा काम करेगी। दो ऑल द सेल्स परफॉर्म बेसिक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। क्योंकि सारी सेल बटी हुई है, बहुत ज़्यादा सेल्स है, टिश्यू है, ऑर्गन है, तो सबका अपना अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। इट मीन्स डिवीजन ऑफ लेबर इज़ फाउंड एट सेल्यूलर लेवल। दैट मीन्स इसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, इसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है, ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है, डेथ ऑफ अ सेल लीड्स टू द डेथ ऑफ अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। डेथ ऑफ अ सेल लीड्स टू डेथ ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अगर एक सेल की डेथ होती है तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, अगर प्रोटोप्लाज्म डिवाइड ना होगा तो। डेथ ऑफ अ फ्यू सेल्स मे नॉट बी सीरियस कंसिक्वेंस ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मतलब ये कि मल्टीसेल्युलर, हमारी बॉडी में कोई एक सेल डैमेज होती है, एक आरबीसी खत्म हुई, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कोई एक सेल खत्म हुई, या हमारे डेड स्किन की कोई सेल खत्म हुई, तो हमारी बॉडी को कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे बॉडी चल रही है वैसे चलेगी, कोई सीरियस कंसिक्वेंस नहीं रहेगा। फोर्थ पॉइंट, दिस ऑर्गेनिज्म आर ऑफन कंसिडर्ड immortal as the single cell ensure the continuity of the protoplasm through cell division before this death। वही ये चीज़ भी आ गई थी कि इमॉर्टल मतलब ये कि इसका कभी भी अंत नहीं होता, मतलब ये कि ये इसकी नॉट डिकेइंग सेल। इमॉर्टल का मतलब कि ये सेल कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अगर इसने अपने प्रोटोप्लाज्म को डिवाइड कर दिया है तो एक अमीबा से दो डॉटर अमीबा बन जाएंगे, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ क्या बोल रहा है ये, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव अ फिक्स्ड एंड ऑफन प्रोलॉन्ग्ड लाइफ स्पेन। डेथ इज लास्ट स्टेज ऑफ देयर डेवलपमेंट, हैंस दे आर इज़ नॉट कॉल्ड इमॉर्टल। मतलब ये कि अगर इसकी सेल की डेथ हो जाती है तो पर्टिकुलर वो बॉडी ख़त्म हो जाएगी, अगर वो रिप्रोडक्शन करता है तो लाइफ कंटिन्यूटी बनी रहेगी। सिंगल सेल टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में भी एक सिंगल सेल पार्टिसिपेट कर सकती है। मतलब वही एक अमीबा एक यीस्ट से बर्ड बनेगी, वो बर्ड अगर सेपरेट हो जाती है तो वो बेबी यीस्ट बन जाएगा। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ओनली सम स्पेशलाइज्ड सेल्स आर इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन, यानी कि हमारी बॉडी में या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसी को भी ले लो आप, तो ये बोल रहा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशल टाइप की सेल होती है, वही रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी रखती है और वही रिप्रोडक्शन करके एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकती है। जैसे हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, या किसी भी हर एनिमल्स की बॉडी में जो भी बाईसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं या उनके अंदर पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जिनकी वजह से ही रिप्रोडक्शन प्रोसेस पॉसिबल होती है। तो ये हो गया इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन ओनली। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी सारा स्पेशल सेल होती है जिससे वो रिप्रोडक्शन हो सकता है। आगे की जो एक्टिविटी है उसको और बाद में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप इसकी टेबल नोट्स में मेंशन करना, बनाना और लर्न करना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन।
कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की हमें नीड्स क्यों हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाना चाहिए, इससे लोगों की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है जो पूरी हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया है वो भी हमने पढ़ लिया, कब बना था, कब इसको हमने एनेक्टेड किया था, कब इसको एडप्ट किया था और कब हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए थे। अब जो अपने नेक्स्ट पॉइंट आता है, हु डिज़ाइन देम एंड वोट वाई, किस किस ने इसको डिज़ाइन किया और क्यों किया, कैसे किया। ये वाला जो टॉपिक है बहुत इजी है, कुछ पर्सन्स के, अब उसमें आप लोगों ने देखा कितने मेंबर्स थे, 299 मेंबर्स थे, लेकिन इतने सारे मेंबर्स का यहाँ पर नाम देना पॉसिबल नहीं था। तो जो मेन इम्पोर्टेंट जो पर्सन थे, जिनकी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया उसके लिए, उन कुछ पर्सन्स के यहाँ पर नाम दे रखे हैं कि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की किस पोस्ट पर रहकर अपने देश के लिए संविधान का निर्माण किया था। Who designed the Constitution? कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किसने किया? It is an expert of law and social sciences who designed the constitution of various countries on their demand or a group of people having outstanding knowledge and contribution to their countries। क्या दे रखा है? एक्सपर्ट्स ऑफ लॉ, इसका मतलब जो कानून का ज्ञाता हो, जिसको कानून के बारे में जानकारी हो। ऐसे नहीं कि कोई सामान्य सा पर्सन आकर कॉन्स्टिट्यूशन की सभा में बैठ जाता है और उसके नीति निर्णय में काम करता है, वो बात नहीं। यहाँ पर एक्सपर्ट्स ऑफ लॉ यानी कि कानून का ज्ञाता होना चाहिए, एंड सोशल साइंसेस जिसको सामाजिक विज्ञान का ज्ञान हो। यहाँ पर सामाजिक जरूरी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ अपने लिए इम्पोर्टेंट, सबके लिए, लेकिन पूरे समाज को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हु डिज़ाइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्रीज। अब ये जो बना है, हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, मैंने आप लोग को एक बात बताई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है, बोरो ऑफ बैग्स, उधार का थैला कहा जाता है, क्योंकि हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था उस समय हमारे यहाँ पर उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सिर्फ विचार आया था लोगों का, लेकिन धीरे धीरे हमने बहुत सारे देशों से सीखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या हमको लेना चाहिए और किस प्रकार से हम भारत के संविधान को एक बहुत अच्छा संविधान बना सकते हैं। तो दे रखा है वेरियस कंट्रीज ऑफ देयर डिमांड, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग मांग थी। अ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों के समूह ने, हैविंग आउटस्टैंडिंग नॉलेज, आउटस्टैंडिंग का मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू देयर कंट्रीज, अपने अपने देशों के साथ उन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया था। इनफैक्ट द मेकर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ सिंगल पर्सन। सिंपल सी बात है, ये चीज़ तो पहले क्लियर हो गई कि इसमें बहुत सारे लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना कोई इजी टास्क नहीं था। तो दे रखा है नॉट अ सिंगल पर्सन, किसी एक पर्सन ने नहीं बनाया। पहले ही यहाँ पर आता है फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, उनको मेन हेड माना जाता है, लेकिन अकेले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण नहीं किया था। बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे लोग के, जिन्होंने सबने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था। इट इज़ डिज़ाइन विद द हेल्प ऑफ एन असेंबली विच इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। जिसने भी इन सभी को डिज़ाइन किया था उसको क्या नाम दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली नाम दिया गया था। फॉलोइंग वर द नोटेबल मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर कुछ मेंबर्स के नेम दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ये आपको लर्न करना है। अगर आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है, तो क्या आएगा, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भीमराव अंबेडकर, इनका मेन नाम आता है, फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी इनको कहा जाता है, संविधान के पितामह, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग का मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, वल्लभ भाई पटेल, इनका नाम आपने सुना होगा, जब अपन ने लेसन पढ़ा था पूरे देश को एक करने वाला, इंटीग्रिटी वाला, एकता अखंडता का, तो इसमें सबसे ज़्यादा आयरन मैन के नाम से जिसको जाना जाता है, वल्लभ भाई पटेल को, इनका भी बहुत योगदान था। अब्दुल कलाम आज़ाद, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। टी कृष्णामाचारी, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। जयपाल सिंह, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। HC मुखर्जी, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। दुर्गाबाई देशमुख, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। बलदेव सिंह, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। KM मुंशी, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। जवाहरलाल नेहरू, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। सरोजनी नायडू, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। सोमनाथ लाहिरी, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ नाम ही दे रखे हैं, लेकिन नाम से क्वेश्चन आपके ये आ सकता है कि आप ऐसे कि नहीं 4 पर्सन्स के नाम लिखिए जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को बनाने में अपना योगदान दिया है। तो ऐसे पूछ सकते हैं। साथ में ये भी पूछ सकते हैं किसी महिला सदस्य का नाम बताइए जिन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प किया हो। तो ऐसे बहुत जने होंगे, लेकिन अपने यहाँ पर अभी एक ही नाम दे रखा है, सरोजनी नायडू। तो आपको ये लर्न करना है। तो ये अपना थर्ड पॉइंट तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जो
बहुत सिंपल था, अब तो पूरे लेसन में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हाट आर द वैल्यूज दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट। ऐसे कौन कौन से वैल्यूज है, ऐसे कौन कौन से सिद्धांत हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेटिक स्टेट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या कह सकते हैं उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर ये वैल्यूज़ हमारे पास नहीं है, ये फीचर्स हमारे पास नहीं है, तो हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाएगा। If we go through the constitution of leading democratic countries like United States of America, India and South Africa, we all find some common values which are the central theme of this all। क्या दे रखा है? सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज कौन कौन से दे रखी है? यूएसए, इंडिया और साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल अपने इसी लेसन में आया है। चाहे जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हो, उन सभी के जो कॉमन वैल्यूज होते हैं वो ये सभी होने चाहिए, जो अब हम पढ़ेंगे। सबको लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ये सारी जो कॉमन वैल्यूज़ है ये सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में होनी चाहिए। फर्स्ट दे रखा है इक्वलिटी। इक्वलिटी का मीन्स क्या होता है? समानता। ये हम जैसे जैसे और फंडामेंटल राइट्स पढ़ते जाएंगे आपकी और क्लियर होता जाएगा। इक्वलिटी में क्या दे रखा है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री स्ट्रांगली एडवोकेट द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी। देखो क्या रखा है? एडवोकेट्स। एडवोकेट का मतलब क्या होता है? वकील, लेकिन यहाँ पर दे रखा है एडवोकेट्स, इसका मतलब वकालत करता है। किसकी वकालत करता है हमारा संविधान? समानता की। समानता का जो सिद्धांत है उसकी हमारा संविधान क्या करता है? अच्छे मतलब कि बहुत ज़्यादा जोर देता है, उसकी वकालत करता है, उसके ऊपर प्रेशर आता है कि सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। एवरी ह्यूमन, मेन और वुमेन, चाहे महिला हो या पुरुष हो, इज इक्वल बिफोर लॉ इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेटस। क्या दे रखा है? इक्वल बिफोर लॉ, कानून के आगे इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, चाहे किसी का कोई भी स्तर हो, सभी महिला और पुरुष को समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए। The government working under a democratic constitution gives the guarantee to its people to establish and maintain equality in all possible aspects। क्या दे रखा है? The government working under a democratic constitution, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसके अंडर में काम करता है? डेमोक्रेटिक, यानी प्रजातांत्रिक संविधान है। गिव्स द गारंटी, इसलिए वो लोगों को गारंटी देता है, पीपल टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इक्वलिटी इन ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट, जितने भी कार्य संभव हो सकते हैं उनमें सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया जाए। तो ऐसा कौन सा देश दे सकता है? जो डेमोक्रेटिक होता है और जिसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन चाहे रिटन हो या अनरिटन हो, लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी वो इस चीज़ की गारंटी आपको देगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है जस्टिस। क्या मीन्स होता है जस्टिस का? न्याय। इट इज अनदर इम्पोर्टेंट वैल्यू दैट लाइज इन द सेंटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज। अब ये क्या? सेंटर, केंद्र में न्याय का जो पावर है वो कहाँ है? अपने देश के, कह सकते कॉन्स्टिट्यूशन के केंद्र में स्थित है। बिना न्याय के हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। लोगों को न्याय मिलेगा तो उनकी संविधान के ऊपर विश्वास रहेगा। अगर आप कोई बुरा काम करते हो और आपको हो सकता है जिसने बुरा काम किया उसको पनिशमेंट नहीं मिली, तो कहते हैं ना हम लोग, कानून के ऊपर से हमारा भरोसा उठ गया। तो यहाँ पर यही बात होगी, अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बिलीव करना ही छोड़ देंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड जस्टिस to its all people without any discrimination on the ground of economic, social and religious status। यहाँ पर भी यही दे रखा है, the constitution direct the government, हमारा संविधान, हम सरकार, संविधान और सरकार लोगों को डायरेक्ट, all people without any discrimination। डिस्क्रिमिनेशन का मीन्स क्या होता है? भेदभाव, बिना भेदभाव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी पक्ष पर लोगों को न्याय देती है। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव स्पेशल प्रोविजन टू एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। क्या दे रखा है? साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट में इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स क्या होता है? स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, हम इसको और नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर हमको स्वतंत्र न्यायपालिका का ऑप्शन दे रखा है, देट कैन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ पीपल एंड सुपरवाइज द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, जिससे हमारी सरकार के थ्रू जो भी हमको राइट्स दे रखे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दे रखे हैं वो क्या हो जाएंगे? प्रोटेक्ट, सुरक्षित हो जाएंगे। एंड सुपरवाइज द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, और हमारी सरकार जो भी एक्शंस लेना चाहती है उन राइट्स का जिसने भी अवहेलना की है वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। किस बेस पर? इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बेस पे। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट, ये पॉइंट इसमें बच जाते हैं, तो ये आज अपने कंप्लीट नहीं होंगे, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बहुत इजी है, लिबर्टी, सेक्युलरिटी और रिपब्लिक एक बार आप लोग रीड करना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में हमने इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था। अब उनमें से ही आई होप आपने ट्राई किए होंगे जो क्वेश्चन है, जैसे आपकी जो एक्सरसाइज 1.5 है उसमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है कि आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर्स को ऑन द नंबर लाइन, लाइक √6, √7, √8, √13, ये कुछ एग्जाम्पल्स है दैट आर, जब इनको ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो 6, 7, 8 जो 13 स्क्वायर रूट के अंदर है, ये सारे नंबर्स जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, स्क्वायर नहीं है। अगर होते तो हम इनको सॉल्व कर लेते, लाइक आपके सामने लिखा होता √4, तो सीधी सी बात थी, इसको सॉल्व करते तो आंसर 2 आ जाता। 2 इज़ अ रैशनल नंबर, क्यों? क्योंकि इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p इज़ दिस, अपॉन में कुछ नहीं यानी कि 1, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ p/q, तो 2 इज़ द रैशनल नंबर। अब यहाँ पर 6 की बात करते हैं तो 6 इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी नंबर एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते, जो इंटीजर्स हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कि जिसका स्क्वायर 6 बनता हो। तो उस कंडीशन में व्हेन एवर अ नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर रूट वाला जो नंबर रहता है, स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर इज़ इर्रेशनल नंबर। क्लियर? अब इन इर्रेशनल नंबर्स को हम किसी पर्टिकुलर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, नंबर लाइन पर। मेथड बता चुकी थी मैं। अब जैसे √6 है तो अंदर वाला नंबर चेक करना है आपको। 6 के किस तरीके से फैक्टर्स कर सकते हैं कि वो जो सम होगा तो ईच नंबर किसी न किसी नंबर का स्क्वायर हो, तो 6 को किस तरीके से लिख सकते हैं? फर्स्ट चीज़ 1 + 5, या फिर और क्या पॉसिबल है, आप चाहो उसका रख सकते हो। जैसे 2 लिया तो यहाँ पर क्या बनेगा 4, और जैसे 3 लिया तो 3 + 3 रहेगा। और अगर हम लेते हैं तो अगेन सिमिलर आ जाएगा 4 + 2 और 5 + 1। तो ये जो इसके जो सम है इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इनमें से सूटेबल हमको कौन कौन सा है? 3 + 3 लेते हैं, यानी कि बेस भी 3 + 3 का मतलब क्या? √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है, एक √3 तो हम बना देंगे, परपेंडिकुलर वाला √3, सारी चीज़ें अननोन हो जाएगी तो कैसे चलेगा? एक √3 तो हम बना सकते हैं, मान लेते बेस का बना दिया, परपेंडिकुलर, दोनों ही चीज़ें, वहाँ पर थोड़ी मुश्किल आ जाती है। तो ये हमने एक बार कैंसिल कर दिया कि ये तो नहीं ही करना है। देन 2 + 4, इसकी बात करते हैं तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? स्क्वायर फॉर्म में √2 का स्क्वायर प्लस ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर, √2 बन जाएगा। ठीक है, √2 आ जाएगा हमारे पास, इससे पहले भी √2 निकाल चुके हैं हम। 2 का स्क्वायर, 2 भी नंबर लाइन पे शो हो जाएगा। देन ड्रॉ करने के बाद हाइपोटेन्यूज बनाना, ठीक है, दिस इज पॉसिबल। ये चीज़ है 1 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, ये चीज़ भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? 5 यानी कि सबसे √5 पहले √5 अवेलेबल करा देंगे, वो कैसे आएगा? 4 + 1 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एक 2 का बेस 1 का परपेंडिकुलर, √5 बनाना है तो क्या काम रहेगा? जैसे मान लेते हैं कि हमने चूज़ कर लिया, नहीं हम तो इस वाले पेयर से ही √6 को बनाएंगे। तो फर्स्टली आपने ले लिया, मान लेते हैं हमने यहाँ पर इसको ले लिया है बेस और इसको ले लिया है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, तो बेस इज √5, तो √5 बनाना तो पड़ेगा। कैसे बनाओगे? 0, √5 को बनाना है, ये चीज़ हम पहले ही भी कर चुके हैं, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 1, 4 की जगह मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ एंड 1 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस ले लिया मैंने 2 एंड परपेंडिकुलर मैंने 1 सेंटीमीटर का यहाँ ले लिया, दिस इज योर 1 एंड हाइपोटेन्यूज वुड बी √5। अब इसको रेडियस मानते हुए यहाँ पर आर्क ड्रॉ करेंगे, जहाँ पर भी ये कट कर रहा होगा दैट वुड बी √5। क्लियर? तो ये इसको पॉइंट दे दिया OABP, योर OP इज √5, तो √5 तो आपका रेडी हो गया। बेस इज रेडी, √5 परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट का, तो यहाँ से हम 90 डिग्री का एंगल तो बनाएंगे, साथ में कहाँ तक ले जाना है, किस लेंथ तक? 1 सेंटीमीटर तक, तो इसी लेंथ तक ये चला जाएगा। अब जब इसको और इस ऑरिजिन को मिलाएंगे तो हाइपोटेनियस बन जाएगा। ये पॉइंट दे दिया मैंने OAB, दिस इज योर पॉइंट P, इसको दे दिया Q, तो आपका नया जो ट्राइंगल बना OPQ, इसमें जो आपका हाइपोटेन्यूज बन करके आया, जो कर्ण आया दैट इज OQ इज इक्वल टू, ये क्या आया? रूट ऑफ, क्या चाहिए था हमको? √6, ये आ गया √6। जैसे ही आया हमारे पास, अब ये जो आंसर है 6 का है, हमको क्या चाहिए? स्क्वायर रूट ऑफ 6 चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो इसका भी स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज आ गया आपका
स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब इसको रेडियस लेते हुए ओ क्यू को रेडियस लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करना है। आर्क इस तरीके से ड्रॉ करना है कि नंबर लाइन पर कहीं ना कहीं कट होगा, जिस पॉइंट पर कट होगा दैट वुड बी योर रूट 6। क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन लेते तो ये भी क्लियर था। इसके लिए आपको बेस जैसे हमने ले लिया, रूट 2 ले लिया। परपेंडिकुलर इसलिए नहीं ले रहे कि वहाँ थोड़ी डिफिकल्टी आ जाती है कि यहाँ से यहाँ तक का रूट 2 कैसे लेंगे, पहले यहाँ अवेलेबल कराना पड़ेगा। तो नंबर लाइन पर तो रूट 2 पहले भी बना चुके हैं, तो बेस पर रूट 2 ले लेंगे और परपेंडिकुलर पे 2, देन उन दोनों को मिला देंगे तो वी विल गेट अवर 6। तो पहले रूट 2 बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में रूट 2 जैसे आ गया, जैसे ही रूट 5 आया था, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस लेंथ का, 2 सेंटीमीटर का। यहाँ पर मेजरमेंट हम सेंटीमीटर में ही लेंगे क्योंकि स्केल आप यूज़ करोगे। फिर देन आपका जो भी हाइपोटेनस बनेगा वो जो लेंथ होगी वो होगी हमारी रूट 6। अब यहाँ मैंने 6 ज़रूर लिखा है, हम जानते हैं ये जो वैल्यू है दैट इज़ हाइपोटेनस स्क्वायर की। व्हेन वी वांट ओनली हाइपोटेनस तो यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपके अकॉर्डिंग आप पेयर्स चूज़ कर सकते हो, सब में आंसर सेम ही आएगा। जो भी आपको सूटेबल हो वो पेयर्स हम चूज़ कर सकते हैं। लाइक 7 के लिए पेयर ईजीएस्ट जो पेयर है वो कोशिश करेंगे कि ड्रॉ करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हो, ऐसा ही पेयर चूज़ करेंगे। नाउ रूट 7 अगर लेना है तो क्या ले सकते हैं हम? रूट 7 के लिए रूट 7 के लिए हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, पर अब मैं ओनली 7 को कहूँ तो 7 के किस तरीके से टुकड़े किए जा सकते हैं? सबसे इजी वाला देखेंगे, 1 + 6, 2 + 5, 3 + 4। नाउ अब और आगे जाएंगे तो फिर से आ जाएगा 4 + 3, 5 + 2, वही रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ तक देखो, वहाँ उतना भी इनफ है। 1 + 6 ये भी पॉसिबल है। इसके लिए क्या रहेगा? 1 का स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? पहले रूट 6 अवेलेबल कराना पड़ेगा, फिर ये काम होगा। इसके लिए रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर। अब दोनों ही अननोन हो गए, रूट 2 भी और रूट 5 भी। दोनों चीज़ें कैसे बनाएंगे? तो ये तो डायरेक्टली कैंसिल कर दो, जिसमें दोनों में ही रूट आ रहा है तो कोशिश करें कि उसको तो चूज़ नहीं ही करना है, वरना डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। नाउ 3 + 4, 3 + 4 चेक करो। 3 + 4 इज़ योर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ देखो, दोनों में से जो अच्छा लगे हम ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूट 6 अवेलेबल कराना पड़ेगा, देन 7 तक। इसमें सबसे पहले रूट 3 और फिर अब रूट 6 के लिए भी आपको 2 स्टेप करनी पड़ेगी, जो आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था वो क्वेश्चन रिपीट करना पड़ेगा, देन 7 तक। तो बेस्ट ये रहेगा 3 + 4। आप चाहो वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बट ये जो है वो ईजियर रहेगा। 3 + 4 रूट 3 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। इसका मतलब योर बेस जितने में रूट वाले हैं कोशिश करें उनको बेस में रखें, और परपेंडिकुलर जो दूसरा बिना रूट वाला है वो नंबर लें। बेस हमने चूज़ कर लिया रूट 3, परपेंडिकुलर चूज़ कर लिया ये, तो बेस रखा रूट 3, ये ओरिजिन आपका रूट 3 एंड परपेंडिकुलर इज 2। तो जो हाइपोटेनस आपका बन करके आएगा दैट वुड बी रूट 7, नॉट 7, रूट ऑफ 7, क्योंकि ये जो वैल्यू है दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर 7 है तो हाइपोटेनस इज रूट 7, तो रूट 7 इज दिस। ओके, सिमिलरली 8 है। 8 में क्या देखेंगे? बहुत सारे नंबर्स पॉसिबल है सम में, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे, सारे चेक करेंगे। सबसे ईजियर जो आपको नज़र आएगा वो आई थिंक 4 + 4 होना चाहिए, क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं 4 + 4, और हम जानते हैं कि इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 नंबर लाइन में इजीली दिख जाएगा, परपेंडिकुलर में भी 2 इजीली आ जाएगा। हाइपोटेनस आते ही तो आपका जो नंबर होगा दैट इज़ योर हाइपोटेनस का स्क्वायर। ओके, तो हाइपोटेनस जो होगा वो आपका रूट 8 रहेगा। उसको रेडियस लेते हुए आर्क ड्रॉ करोगे, नंबर लाइन पर जहाँ पर भी कट करेगा वो पॉइंट आपका रूट 8 रहेगा, और उसकी जो लेंथ होगी ओरिजिन से लगा के उस पॉइंट तक की दैट इज रूट 8। क्लियर? उसी तरीके से रूट 13 के भी आप पैर निकालोगे। ये पूरा का पूरा आपको ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो आता है, अब ये तो हो गया इर्रेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद जो हम बात करते हैं वो आता है आपका रियल नंबर्स को कैसे आप नंबर लाइन पर शो करोगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ
रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब आप कहोगे कि ये जो अभी तक हमने निकाला वो सारे भी तो रियल नंबर्स है, वो भी तो स्क्वायर रूट ऑफ 1.2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 3 4 5 इस तरीके से था। ठीक है, मान लिया वहाँ से हो जाएगा। वहाँ पर क्या कर रहे थे हम, कोशिश कर रहे थे उस नंबर को, जो भी नंबर है √7 √8 √9, तो रूट के अंदर जो भी नंबर बैठा है उसको हम कोशिश करेंगे किसी भी दो नंबर के सम के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। तब वहाँ पर लिख पा रहे थे हम स्क्वायर्स के सम में उसको। लेकिन इन केस अगर कभी ऐसा होता है कोई भी रैंडम सा नंबर हमको दे दिया जाता है लाइक 2.7 कुछ भी, एनीथिंग, √9.8 कुछ भी, तो अगर हम उनको सम ऑफ स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, जैसे पहले कर रहे थे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज दैट नंबर आ गया, नहीं तो नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे कि कोई भी रियल नंबर हो उसको अगर हमको नंबर लाइन पर शो करना है। रियल नंबर क्यों यहाँ पर मेंशन किया है, रियल नंबर का मतलब होता है कि जो स्क्वायर रूट में जो भी नंबर बैठा है दैट शुड बी पॉजिटिव। अगर अंदर पॉजिटिव नंबर है तो हम उसको कहेंगे यस दिस इज़ द रियल नंबर। जैसे नेगेटिव आ जाता है तो उसको रियल नंबर की कैटेगरी में डाला जाता है, उसको इमेजिनरी नंबर कह दिया जाता है। दैट इज़ अ डिफरेंट कंसेप्ट जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है, किसी भी रैंडम से किसी भी रियल नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, रिप्रेजेंट करना है, कोई भी रियल नंबर है, तो उसके लिए मेथड आप क्या यूज़ करेंगे, जिसे आपको कह दिया कोई भी नंबर कह दिया कि √x, इस नंबर को आप रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन पर। ठीक है जी, करेंगे हम। तो अब नंबर लाइन ले ली, ओके, दैट इज़ योर ऑरिजन। √x का आपको यहाँ बताना, x कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको रफली इंट्रोड्यूस करा रही है, उसके बाद जो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। कोई पॉइंट A ले लिया उस पर, ये इट्स नॉट द ऑरिजन पॉइंट, कोई रैंडम सा A पॉइंट ले लिया, यहाँ से x यूनिट की एक लाइन ड्रॉ करी। मान लेते हैं x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ले लिया, पॉइंट B, x डिस्टेंस पर A से B पर हमने ले लिया कोई रैंडम सा पॉइंट। इसके बाद क्या किया, इस B पॉइंट को आगे एक्सटेंड किया। आगे एक्सटेंड करने के बाद एक्सटेंड किया, कहाँ तक एक्सटेंड किया, C पॉइंट तक एक्सटेंड किया। इस तरीके से किया कि ये जो लेंथ ऑफ BC आई आपकी 1 यूनिट आई। ठीक है, यहाँ से 1 यूनिट लेकर के कोई पॉइंट C ले लिया। ठीक है, एक्सटेंड किया 1 यूनिट तक, क्लियर यहाँ तक। इसके बाद हमको क्या करना है, ये जो AC है इसको डायमीटर लेते हुए, ये पूरा का पूरा जो AC है इसको डायमीटर लेने का मतलब क्या, किसी सर्कल का डायमीटर क्या होता है, सेंटर से पास होने वाली लाइन जो कि दोनों सर्कमफेरेंस पर टच हो रही हो, दैट इज़ योर सेंटर, दिस इज़ योर डायमीटर, और इसका जो हाफ होता है दैट इज़ योर रेडियस। तो इसको डायमीटर लेते हुए, तो यहाँ कहीं ना कहीं इसका सेंटर एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो सबसे पहले डायमीटर चेक करेंगे। सिंस आप ये सारी चीज़ें स्केल से कर रहे हैं, तो √x आपका कोई ना कोई नंबर होगा, लाइक √1.5 रूट ऑफ एनीथिंग। तो आपने 1.5 की लाइन ड्रॉ करी, फिर 1 सेंटीमीटर, दोनों को टोटल कर दिया, मतलब लेंथ मेजर कर ली, फिर उसका हाफ देख लिया कि यहाँ पर कहीं इसका सेंटर बन रहा है। सेंटर पता चल गया, इसकी रेडियस भी आपको पता चल जाएगी, डायमीटर का आधा रेडियस होता है, उतना इस कंपास को ओपन किया, आपका सर्कल ऊपर बनेगा पूरा। यहाँ पर मैंने सिर्फ छोटा सा ही ड्रॉ किया, रफली ड्रॉ किया, इसीलिए यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद ड्रॉ कर दिया, देन ये O मिड पॉइंट हो गया दोनों का, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस B पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि इसके सर्कमफेरेंस को टच कर रहा होगा। तो ये जो लेंथ हमारे पास आएगी, ये जैसे ये पॉइंट था हमारा B, ये ले लिया मैंने P, तो कोई पॉइंट पे यहाँ पर आया, तो ये जो लेंथ होगी आपकी वो होगी √x। हमको वैल्यू √x की चाहिए थी, x यूनिट का लेंथ यहाँ बनाया AB, एक्सटेंड किया 1 यूनिट तक, देन ये पूरा का पूरा जो AC बना उसको डायमीटर लिया, डायमीटर से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, टोटल कर देंगे, इसका मेजर कर लेंगे स्केल से, तो आपके पास डायमीटर आ जाएगा, डायमीटर का आधा रेडियस, तो यहाँ से हम रेडियस काउंट कर लेंगे तो O पॉइंट आ जाएगा। फिर O से हम उस रेडियस का एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर उस कंपास की नोक रखनी है, दूसरी पेंसिल यहाँ एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर सेमी सर्कल पे क्या करेंगे, B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और
इस सेमी सर्कल पर जहाँ पर भी वो कट कर रहा होगा या टच कर रहा होगा वो पॉइंट हमने डिनोट कर दिया P। तो जब इन दोनों की जो लेंथ होती है BP इस रूट x जो आपको चाहिए थी उसको रिप्रेजेंट करना है लाइन पर, तो यहाँ तक का काम तो आपको करना ही है। इसके बाद जो क्या करेंगे दैट इज़ योर रूट x, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। टेक दिस थिंग एज रेडियस, यहाँ पे कंपास रख के रेडियस ले लिया, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। सर्कल ड्रॉ किया मतलब लाइक एन आर्क, यहाँ पर भी ये कट कर रहा होगा तो ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये सारा रेडियस रहेगा। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा आपका रूट x हो जाएगा। तो यहाँ से लगा करके ये जो सेंटर O के बीच की लेंथ होगी दैट इज़ योर रूट x, सॉरी दैट इज़ योर रूट x। तो ये जो लेंथ आई B से लगा करके Q तक की, तो योर BQ इज रूट x। क्लियर है सबको? ये मेथड और रिवाइज करा दूंगी, अगर समझ नहीं आया है तो इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।